नमस्कार दोस्तों। आज हम जापान की उस प्राचीन फिलॉसफी इकिगाई की यात्रा पर निकलेंगे जो हर सुबह हमारे दिल में नई उम्मीद जगाती है और जीवन को एक मायने देती है। इकिगाई का अर्थ होता है जीने का कारण, वो खजाना जो हमारी आत्मा को ऊर्जा और दिशा से भर देता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों और अनुभवों का संगम है जो हमें लंबे, संतुलित और खुशहाल जीवन की राह दिखाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों से मिली ये सीख हमें समझाती है कि असली संतोष बड़पन में नहीं, बल्कि साधारण पलों की खुशनुमा गहराई में होता है। उनकी दिनचर्या, खान पान, सामाजिक बंधन और मानसिकता मिलकर एक ऐसा जीवन चित्र उकेरती है जिसमें हर सांस में खुशी और उद्देश्य का एहसास होता है। आइए उनके जज्बे और अनुभवों के साथ उस जादुई सफर पर चलें जहां साधारणताएं हमारे सबसे कीमती खजाने बन जाती है। पार्ट 1, इकिगाई की उत्पत्ति और ओकिनावा का जादू। ओकिनावा का वह तटवर्ती इलाका है जहां 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है। यहाँ का मौसम, मिट्टी और सांस्कृतिक परिवेश मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो जीवन को समझने और जीने का नया तरीका सिखाता है। जब लेखक हेक्टर और फ्रांसेस्क ने अपने कदम इस द्वीप पर रखे तो उनके सामने बुजुर्गों की आंखों में एक अचूक चमक दिखाई दी जिसने सीधे उनके दिल को छू लिया। सुबह की पहली किरणों के साथ ओकिनावा के लोग बगीचे में धीरे धीरे चहलकदमी करते हैं, मिट्टी से जड़ से जुड़ने की अनुभूति पाते हैं और ताजी हवा में गहरी सांसें भरते हैं। वे कहते हैं कि ये पल ही उनके दिन की आधारशिला है, जहां हर कदम से शरीर और मन दोनों को स्थिरता मिलती है। रिटायरमेंट जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि हर सुबह के कदम उन्हें नई जिम्मेदारियां और छोटे छोटे गोल देते हैं। इन गोलों में से एक है मुइकाई नामक छोटी छोटी सामाजिक मंडलियों में मिलना जुलना। 5 से 10 सदस्यों वाली ये मंडलियां नियमित रूप से मिलती है, अपनी खुशियां और परेशानियां बांटती है और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाती है। यहां निर्णय या आलोचना का कोई स्थान नहीं होता, केवल सुनने और समझने का संस्कार होता है जो दिल को एक अद्भुत सुकून देता है। ओकिनावा के आहार में रंग बिरंगे सब्जियां, बीन्स, समुद्री शैवाल और ताजी मछलियां शामिल होती है, जिन्हें वे धरती का उपहार मानकर आदर से ग्रहण करते हैं। हर निवाले को वे ध्यान से चबाकर स्वाद लेते हैं और पेट को आधा ही भरते हैं ताकि शरीर हल्का और मन ऊर्जावान बना रहे। साधारण सी ये आदत उन्हें मोटापे और गंभीर बीमारियों से दूर रखती है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाए रखती है। एक बुजुर्ग मिस्टर शिमाबू ने बगीचे में पौधे लगाकर बताया कि जब मिट्टी की खुशबू नथुनों में घुलती है तो सभी चिंताएं धुंधली हो जाती है। रोजाना मिट्टी से जुड़ने वाले ये छोटे छोटे कर्म उनके दिल को शांति देते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि सुख बड़े आयोजनों में नहीं, बल्कि नियमित आदतों की गहराई में छुपा होता है। ऐसे पल उनकी आत्मा को पुनर्जीवित कर देते हैं और जीवन में नवीन ऊर्जा भर देते हैं। इकिगाई की दूसरी कड़ी है फ्लोज की अवस्था, वो अलौकिक क्षण जब मन किसी काम में इतना खो जाता है कि समय का एहसास ही मिट जाता है। ओकिनावा के लोग पारंपरिक संगीत, लोक कला और क्राफ्टिंग में इसी फ्लो को खोजते हैं, जहां हर धड़कन और थाप उन्हें पूर्णता का अनुभव कराती है। जब हाथ द्वारा बनाई जड़ी बूटी का स्वाद लिए जाने वाले व्यंजन या लोक नृत्य की ताल में लय मिलती है तो तनाव दूर और रचनात्मकता चहुर व्याप्त हो जाती है। मिसेस ताकाहाशी ने पारंपरिक ढोल बजाते हुए बताया कि हर थाप में उनकी आत्मा का संगीत गूंज उठता है। इस संगीत ने उन्हें जीवन की राह में संतुलन और उमंग प्रदान की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर स्वर से प्रेरणा बिखेरती हो। जब वो ढोल की थाप सुनकर खुद को भूल जाती है तो लगता है दुनिया के सारे रंग उसी ताल में समा गए हैं। छोटे छोटे उद्देश्य भी इकिगाई के अहम तत्व हैं, जो हर दिन एक नए एहसास से भरते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों ने बड़े सपनों से अधिक छोटे छोटे कदमों को महत्व दिया है। एक नया फूल खिलाना, एक बच्चे को किताब पढ़कर सुनाना या पड़ोसी के लिए घर का बना मुरब्बा लाना। इन छोटे छोटे आइटम्स ने उन्हें निराशा से दूर रखा और आत्मा को हर दिन नई तरंगों से नहलाया। मिस्टर यामागुची रोजाना सिर्फ 6 मिनट की पैदल दूरी तय करने का गोल बनाते हैं, जिसे वे अपनी आत्मा की छोटी यात्रा कहते हैं। ये छोटा सा लक्ष्य उनके दिन को उत्साह और संतुलन से भर देता है, जैसे किसी बड़े पर्व की तैयारी हो रही हो।
इन नियमित कदमों ने उन्हें जीवन की गति में स्थिरता दी और ऊर्जा का एक नया संचार किया। समूह में गाने और नृत्य का महत्व भी इकिगाई का ही एक रूप है, जहां सामूहिक ऊर्जा व्यक्तिगत तनाव मिटा देती है। जब पूरा गांव लोक नृत्य करता है और पारंपरिक गीत गाता है, तो अकेलापन छूटकर सामूहिक उच्छ्वास में बदल जाता है। इस भावना ने शोधकर्ताओं को भी हैरान किया कि कैसे एकजुट होकर मनुष्य की खुशियों में अप्रत्याशित इजाफा हो सकता है। ओकिनावा में समय का बंधन कम होता है। लोग घड़ी के गुलाम नहीं, बल्कि आंतरिक लय के साथी बनकर जीते हैं। काम और आराम के बीच संतुलन उनकी जीवन शैली का प्रमुख मंत्र है, जो तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाए रखता है। वे कहते हैं कि समय हमारा स्वामी नहीं, बल्कि हम समय के ऊर्जावान प्रवाह के साथी हैं। इकिगाई को आत्मसात करने के लिए एक सरल अभ्यास है हार्ट बूम। सुबह उठकर 3 गहरी सांसें लेना और अपनी 3 छोटी छोटी खुशियों को याद करना। यह अभ्यास दिन की शुरुआत में दिल को प्रेरणा से भरता है और हमें हमारे इंट्रिंसिक गोल्स की याद दिलाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग इसे अपनी आत्मा की खिड़की कहते हैं, जो हर सुबह नई रोशनी लाती है। साइलेंट वॉक नामक अभ्यास में बिना किसी बाहरी शोर शराबे के सिर्फ अपने कदमों और सांसों पर ध्यान देना होता है। इस चुप्पी भरी सैर में मन स्थिर होता है और गहरी आत्म प्रतिबिंब की अवस्था आती है। जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है, तो हमारे अंदर की आवाज बुलंद होने लगती है, जो हमें वास्तविक इकिगाई से मिलवाती है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने बताया कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां, जैसे मौसम का बदलना या पौधे का सूखना, दरअसल हमारी ताकत की कसौटी होती है। इन चुनौतियों ने उन्हें सिखाया कि असली इकिगाई मुश्किलों में भी मुस्कुराहट खोजने में है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, उन्हें और मजबूत बनाता गया। उनका पूरा पर्यावरण, मिट्टी, जलवायु, संस्कृति सब इकिगाई का पोषण करते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समग्र पारिस्थितिकी तंत्र उन्हें हर दिन नए उत्साह के साथ जीने के महत्व की याद दिलाता है। जब इंसान अपने आसपास की दुनिया से जुड़ता है, तो आत्मा को अपार संतोष होता है। आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास भी इकिगाई का हिस्सा है, जहां हर हफ्ते शांत कोने में बैठकर दिन भर की घटनाओं पर विचार करते हैं। सवाल करते हैं कि क्या आज हमने अपने प्यार, कौशल, जरूरत और गुजरबसर के बीच संतुलन बनाए रखा। इस सरल अन्वेषण से हम अपनी राह पर हमेशा सजग बने रहते हैं। मिसेस किमुरा हर रविवार दोपहर अपनी डायरी में छोटी छोटी जीतें लिखती है। एक नया फूल खिलना, एक मित्र की मुस्कान या बगीचे के फल का पकना। ये लिस्ट उनके लिए जीवन के अर्थ का प्रतीक है और नए सपनों का बीज बोने का माध्यम भी। हर लिखी हुई जीत उनके मन और आत्मा में नई उमंग जगाती है। इकिगाई की असली कसौटी है निरंतरता का जज्बा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे परिणाम दिखें या न दिखें। ओकिनावा के बुजुर्गों ने इस रवैये को 50 से अधिक वर्षों तक अपनाया और पाया लंबा, खुशहाल जीवन। ये निरंतर प्रयास ही उन्हें जीवन भर उत्साहित और सजग बनाए रखता है। जब हम इकिगाई को एक स्थिर मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा समझते हैं, तो हर मोड़ हमें नई सीख और आनंद देता है। जीवन की ये जर्नी हमें सिखाती है कि असली खुशी खोजने में है, न कि किसी दूरस्थ लक्ष्य को पाने में। इसी अनुभव को आत्मसात करते हुए हम भी अपनी इकिगाई की खोज जारी रख सकते हैं। ओकिनावा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने साधारण पलों में छुपे खजानों को पहचानें, अपने छोटे छोटे गोल्स को महत्व दें और अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करें। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जीते हैं, तो हर दिन एक नया आरंभ लगता है। इस भाग में हमने सीखा कि ओकिनावा के बुजुर्गों ने कैसे इकिगाई को जिया, और अगले भाग में हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरह उतारा जाए। पार्ट 2, इकिगाई के गुर, दैनिक आदतों में जादू। ओकिनावा की सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्रार्थना जैसी आदत से होती है। बुजुर्ग रोज के एक शांत कोने में खड़े होकर गहरी सांसें भरते हैं और अपने दिल में 3 छोटी छोटी खुशियों का स्मरण करते हैं। ये हार्ट बूम उन्हें दिन भर संबल देता है और छोटे छोटे क्षणों में भी अर्थ तलाशने की प्रेरणा जगाता है। इस सरल से अभ्यास ने उन्हें निरंतरता का महत्व सिखाया, जिससे जीवन के हर दिन में इकिगाई बसी रहती है। दैनिक हल की कसरत ओकिनावा के बुजुर्गों की जान है, जिन्हें वे नुचुजो कहते हैं। ये तेज चलना, बगीचे की हल्की मेहनत
या घर के कोने कोने की सफाई जैसा कुछ भी हो सकता है। इनके द्वारा किया गया हर हल्का फुल्का व्यायाम शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है और मांसपेशियों को सजग रखता है। बुजुर्ग बताते हैं कि ये कसरत रूटीन कभी बोझ नहीं लगता, क्योंकि इसे उन्होंने खेल की तरह अपनाया है और हर दिन एक नई ताजगी का एहसास होता है। ओकिनावा के लोगों ने खाने में मात्रा और गुणवत्ता दोनों का बेसब्री से ख्याल रखा है। वे हराचर सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी पेट केवल 80% भरा रहता है और भूख मीठी याद बनकर रह जाती है। ताजी सब्जियां, समुद्री शैवाल, सोया आधारित व्यंजन और मछली जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार ने उनकी उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। भोजन का हर निवाला वे ध्यान से चबाते हैं, स्वाद लेते हैं और जीवन को सुरक्षित रखने वाले इस आसान नियम को सम्मान देते हैं। दिन के मध्य में एक छोटा साइलेंट वॉक उनका मन शरीर दोनों को आराम देता है। वे बिना फोन या किसी बाहरी ध्वनि के बस अपने कदमों की ताल और हवा की सरसराहट में खो जाते हैं। इस सैर ने ओकिनावा के बुजुर्गों को भीतर की आवाज सुनना सिखाया, जो रोजमर्रा के शोर शराबे में दब जाती थी। इस अनुभव ने उनके मन को स्थिर कराया और इमोशनल क्लटर को दूर किया, जिससे इकिगाई का रास्ता साफ हो गया। ओकिनावा में परिवार और समुदाय के बंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिसे मोइकाई कहते हैं। छोटी छोटी मंडलियों में एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को बांटना उनके दिलों को जोड़ता है। बिना निर्णय के सिर्फ सुनना और समझना इस संबंध को नर्म, आत्मीय और मददगार बनाता है। यही गहरा साथ उन्हें कठिनाइयों में भी मुस्कुराहट ढूंढने की ताकत देता है और इकिगाई की ज्योति को जलाकर रखता है। चाहे मौसम का मिजाज बदल जाए या जीवन में अप्रत्याशित परेशानी आ जाए, ओकिनावा के बुजुर्गों ने सिखा है कि लचीलापन कुदरत की तरह सहज होना चाहिए। उन्होंने मुश्किलों को आंच की तरह पारित किया और हर अनुभव से सीखने की आदत डाली। उनका दृष्टिकोण था कि हर चुनौती में इकिगाई का बीज छुपा होता है, जिसे पहचान कर हम आत्मा को और मजबूत बना सकते हैं। इसी गहराई ने उन्हें जीवन के हर मोड़ पर एक नई आशा और ऊर्जा दी। ओकिनावा की महिलाएं और पुरुष नियमित रूप से क्राफ्टिंग, संगीत या लोक कला में डूबते हैं, जहां वे फ्लो की अवस्था पाते हैं। जब उनकी उंगलियां मोती जैसे धागों को पिरो देती है या ढोल की थाप में ताल मिलती है, तो समय का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी पूर्णता में खोकर वे अपनी आत्मा को स्फूर्ति और सुकून देते हैं, जैसे कोई गीत सुनकर दिल खिल उठे। ये अनुभव उन्हें तनाव मुक्त रखता है और रचनात्मक दृष्टिकोण को निरंतर पोषण देता है। मिश्रित उम्र के लोग एक दूसरे से ज्ञान साझा करते हुए बड़ा परिवार बनाते हैं, जहां युवा बुजुर्गों से सीखते हैं और बुजुर्ग युवा ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। इस संस्कृति ने जनरेशन गैप मिटा दिया है और संवाद को सहज बना दिया है। ऐसे क्षणों में आकस्मिक कहानियां, यादगार अनुभव और जीवन के उद्देश्य आपस में मिलकर इकिगाई की परतों को और उभारते हैं। बिना किसी औपचारिकता के ये आदान प्रदान आत्मीयता में बदल जाता है और जीवन का मार्गदर्शन करता है। दिन के छोटे छोटे विरामों में ध्यान और ध्यान चिंतन का समावेश ओकिनावा के बुजुर्गों को आत्म प्रतिबिंब का वरदान देता है। वे रोज कम से कम 5 मिनट सांसों पर ध्यान करके अपने विचारों को स्थिर करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति का आकलन करते हैं। इस अभ्यास ने उन्हें आत्मचिंतन का दोस्त बना दिया, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांति बनाए रखता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, वे अपने अंदर की आवाज से जुड़कर इकिगाई की दिशा को परिष्कृत करते हैं। शाम के वक्त एक प्याली हरी चाय उनके भीतर की गर्मी और बेचैनी को शांत कर देती है। इस चाय के स्वाद और सुगंध की खुशबू ही उन्हें ये महसूस कराती है कि जीवन का मतलब सिर्फ भागदौड़ में नहीं, बल्कि रुके हुए पलों में भी छुपा है। इस चायस्मय ने उन्हें सिखाया कि जब हम धीमे होकर अनुभवों को आत्मसात करते हैं, तो जीवन गूढ़ अर्थों से भर उठता है। हर चुस्की इकिगाई के उस भाव को ताजा करती है, जो हमें भीतर से जिंदा रखता है। रात में समय पर सोने का नियम उन्होंने आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना है। सोने से पहले हल्का स्ट्रेचिंग या सांसों पर ध्यान उन्हें गहरी नींद और पुनरुद्धार देती है। बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कुछ समय बिताकर उन्हें लगा कि उनके विचार एक शांत नदी की तरह बहने लगते हैं। जागने पर शरीर और मन दोनों तरोताजा महसूस होते हैं, जिससे अगले दिन फिर इकिगाई के सफर पर नई ऊर्जा मिलती है। इकिगाई को लिखकर व्यक्त करने की तकनीक ने ओकिनावा के बुजुर्गों को अपने उद्देश्य से जोड़ दिया है। वे अपने छोटे छोटे गोल्स को डायरी में लिखते हैं,
एक नई किताब पढ़ना, एक पौधा उगाना या एक मित्र की मदद करना। इस सरल से अभ्यास ने उनकी आकांक्षाओं को स्पष्ट किया और उन्हें एक जिम्मेदारी का स्वरूप समझाया। जब लक्ष्य शब्दों में आते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है और पूरा करने की प्रेरणा भी जगती है। दोस्तों के साथ साझा किए गए छोटे छोटे लम्हे, जैसे हंसी मजाक या बिना वजह बिताया गया समय, उनके जीवन को रंगीन कर देता है। हंसी की खनक ने उनके दिल को हल्का किया और मन की दीवारों को ढा दिया। जब यारों के साथ बैठकर बचपन की यादें ताजा होती हैं तो आत्मा खिल उठती है और इकिगाई का भाव और गहराता है। यह भावना उन्हें याद दिलाती है कि वास्तविक खुशी संबंधों में बसी होती है। प्रकृति के साथ जुड़ना उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। वे समुद्र के किनारे टहलते हुए लहरों की आवाज से खुद को जोड़ते हैं और पहाड़ियों में चढ़कर हवाओं की सरसराहट सुनते हैं। इन अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि इंसान और प्रकृति एक ही धुन में थिरकते हैं। जब वे प्राकृतिक वातावरण में खो जाते हैं तो तनाव क्षण भंगुर हो जाता है और इकिगाई का प्रकाश और प्रबल होता है। उत्सवों और त्योहारों में सामूहिक ढंग से भाग लेना उन्हें जीवन की महिमा का एहसास कराता है। रंग बिरंगे परिधानों और लोक नृत्यों के बीच वे एक पूरे समुदाय का हिस्सा बनते हैं, जहां हर मुस्कान और तालियों की गूंज आत्मा को प्यार का पैगाम देती है। इस सामूहिक उत्साह ने उन्हें सिखाया कि खुशी बटोरने से नहीं, बांटने से आती है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की ऊर्जा मिलाकर जश्न मनाता है तो इकिगाई का संगीत चारों ओर बजने लगता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने तकनीक के युग में भी स्क्रीन टाइम को नियंत्रित रखा है। वे दिन के कुछ निश्चित घंटों में ही फोन या टीवी का उपयोग करते हैं, जिससे उनका ध्यान वास्तविक अनुभवों पर केंद्रित रहता है। इस छुटकारे ने उन्हें मानसिक शोर से बचाया और उन्हें स्वयं के साथ जुड़ने का समय दिया। बिना डिजिटल व्यवधान के उन्होंने इकिगाई का पूर्वजन्म अनुभव किया, जहां जीवन सिर्फ जीने का नाम था। जीवन में कभी कभी अकेले समय बिताना भी उनके लिए आवश्यक होता है, जहां वे सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को महसूस करते हैं। इस एकांत ने उन्हें अपनी रचनात्मकता से मिलने का अवसर दिया और नए विचारों को जन्म दिया। जैसे जैसे विचार खिलते गए, उन्हें एहसास हुआ कि इकिगाई का मार्ग अंदर की खोज में निहित है। इसी आत्मीय संवाद ने उन्हें आत्मनिर्माण की ओर अग्रसर किया। ओकिनावा के बुजुर्गों ने आभार प्रकट करने को दैनिक रिवाज बनाया है, जहां वे हर शाम अपने दिन की 3 अच्छाइयां याद करते हैं। ये आदत ने उन्हें नकारात्मकता से दूर रखा और सकारात्मक दृष्टिकोण को पुष्ट किया। जब हम आभार से भरकर सोते हैं तो सपने भी सुनहरे और प्रेरणादायक होते हैं। इस अभ्यास ने उन्हें सिखाया कि खुशी एक विकल्प है जो हम चुन सकते हैं। छोटे छोटे रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में डूबना, जैसे पाक कला या चित्रकला, उनके जीवन को नई दिशा देता है। जब उन छोटे छोटे कार्यों में वे अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति पाते हैं तो उन्हें असली इंद्राज महसूस होता है। यह रचनात्मकता इकिगाई का एक मूलभूत पहलू है जो हमें हमारी अनूठी प्रतिभा से मिलवाता है। हर पूर्ण प्रोजेक्ट उन्हें आत्मविश्वास की नई किरण देता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने जीवन को एक नेवर एंडिंग यात्रा समझा है, जिसमें हर दिन एक नया अध्याय होता है। उन्होंने इकिगाई को स्थिर लक्ष्य नहीं, बल्कि सतत खोज माना, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। इस यात्रा में उन्होंने सीखा कि हम अपने छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी उपलब्धियां बना सकते हैं। जब हम इकिगाई को जीवन का साथी बना लेते हैं तो हर मोड़ पर खुशियां हमारी राह देखते हैं। इस भाग ने हमें दिखाया कि ओकिनावा के बुजुर्गों ने इकिगाई को अपनी रोजमर्रा की आदतों में कैसे उतारा और उन छोटे छोटे अभ्यासों ने कैसे जीवन को घना, सजग और मंत्रमुग्ध बना दिया। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि इन आदतों से हमें व्यक्तिगत इकिगाई कैसे मिलती है और हम अपने इंट्रिंसिक गोल्स को कैसे पहचानें। पार्ट 3, अपने इकिगाई की खोज, आत्मावलोकन का सफर। जब हम ओकिनावा के बुजुर्गों से मिलकर चले, तब उन्होंने हमें बताया कि इकिगाई खोजने का असली मंत्र आत्मावलोकन में छुपा है। एक शांत कोने में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने से हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, जो बेतहाशा मेहनत की भागदौड़ से दब चुकी होती है। जब हम अपनी खुशियों, रुचियों और कौशलों को ध्यान से महसूस करते हैं तो धीरे धीरे 4 तत्व हमारे सामने उभरते हैं: प्यार, कौशल, जरूरत और गुजर-बसर। इस आत्म प्रतिबिंब की यात्रा में उतनी ही बड़ी उपलब्धियां छुपी होती है जितनी बड़े सपनों में। पहला कदम है अपने प्यार को पहचानना।
वो काम जो करते समय समय का एहसास मिट जाए। ओकिनावा के मिस्टर यामागुची ने बताया कि जब वे कलम उठाकर बाग की कहानियां लिखते हैं तो हर शब्द उनके भीतर आनंद जगाता है। ये जोश हमें बताता है कि यही काम हमारी आत्मा को ऊर्जा देता है और हमें जीवन के उद्देश्य की ओर खींचता है। जब हम अपने प्यार को ढूंढ लेते हैं तो उत्साह का एक नया सागर हमारे दिल में उठता है। दूसरा तत्व है कौशल, वो क्षेत्र जहां हम स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। मिसेस ताकाहाशी ने ढोल की थाप में अपनी तालीम पाई, जहां हर ताल उनके उंगलियों का परिचय थी। वो कहती है कि जब हम अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें निखारते हैं तो आत्मविश्वास का एक नया सूरज उदय होता है। यही आत्मविश्वास हमें बड़े संकटों में भी डटे रहने का साहस देता है और हमारी यात्रा को निरंतर बनाता है। तीसरा पहलू है जरूरत, दुनिया में वह कमी जिसे पूरा करने में हमारी क्षमता काम आए। ओकिनावा के गांव में बुजुर्गों ने देखा कि युवा पुस्ता पारंपरिक ज्ञान भूल रही है, इसलिए उन्होंने हस्तशिल्प सिखाने वाले मोराई कनाई नामक स्कूल शुरू किए। इससे उन्हें अपने कौशल और अनुभव से समुदाय की जरूरत पूरी करने का अवसर मिला। जब हम समाज की आवश्यकताओं को अपने लक्ष्य में जोड़ते हैं तो हमारा इकिगाई और भी विशाल हो जाता है। चौथा और अंतिम घटक है गुजरबसर, वो काम जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ओकिनावा के लोक कलाकारों ने पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार में बेचकर एक स्थिर आमदनी बनाई। इस अर्थव्यवस्था ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्हें जीवन में सम्मान की भावना दी। जब हम अपने जुनून को सदैव आर्थिक रूप से स्थिरता से जोड़ लेते हैं तो संतुलन का एक नया अध्याय खुलता है। इन चार तत्वों का मिलन ही हमारा इकिगाई है, वो गोल जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। लेकिन ये मिलन अचानक नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी प्रक्रियाओं से परिपूर्ण होता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि हर शाम डायरी में 3 सफलताएं लिखना हमें इन चार तत्वों के बीच संतुलन का एहसास कराता है। इससे हम अपनी प्रगति को देख पाते हैं और आत्म प्रेरणा की लहर में सवार होते हैं। अपने अंदर झांकने का एक और तरीका है क्वालिटी टाइम। बिना किसी व्यवधान के कुछ समय सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताना। इस दौरान आप अपने इंट्रिंसिक गोल्स, सपनों और असफलताओं को बिना किसी आलोचना के महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आत्मा शांत होती है, वैसे वैसे आपकी असली आवश्यकताएं स्पष्ट होती है। यही स्पष्टता हमें बताती है कि हमारा इकिगाई वास्तव में क्या है। जब हम चारों तत्वों की पहचान कर लेते हैं, तब अगला कदम है उन्हें जोड़कर एक रोड मैप बनाना। ओकिनावा के मिस्टर शिमाबू ने बताया कि उन्होंने एक दीवार पर 4 कोने बनाकर वहां अपने लक्ष्यों की तस्वीरें टांगी। एक कोने में बगीचे की तस्वीर, दूसरे में ढोल की थाप, तीसरे में सामाजिक मंडलियों का संवाद और चौथे में बिक्री के साधन। इस विजुअलाइजेशन ने उन्हें हर सुबह अपने इकिगाई की याद दिलाई और उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिली। इसके बाद हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, जैसे एक सप्ताह तक केवल अपने प्यार को जीना या एक महीने तक अपने कौशल को और निखारना। ओकिनावा के बुजुर्गों ने इन एक्सपेरिमेंट्स को तजुर्बात नो तोरी कहते हैं, जिसका मतलब है सीखने की उड़ान। इन उड़ानों से हमें पता चलता है कि कौन सी आदतें और गतिविधियां हमें असली संतोष देती है। जब हम जान जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे चारों तत्वों को संतुलित रखती हैं, तो हमारा इकिगाई और सजीव हो उठता है। एक बार जब एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए तो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। मिसेस किमुरा ने बताया कि उन्होंने ताजगी बढ़ाने के लिए हर सुबह फूलों की नमी से जुड़े टच थेरेपी को अपना लिया। इस छोटे बदलाव ने उनके दिन को रोमांचक बना दिया और उन्होंने महसूस किया कि उनका इकिगाई धीरे धीरे जीवन में उतर रहा है। ऐसे छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। इकिगाई को खोजने का एक और रहस्य है कनेक्टिविटी, अपने चारों तत्वों को एक साथ जोड़कर काम करना। ओकिनावा के लोक कलाकारों ने देखा कि जब वे पारंपरिक संगीत में कहानी सुनाते हैं, तब वे अपने प्यार, कौशल, जरूरत और गुजरबसर को एक ही मंच पर लाते हैं। इससे उनका काम न सिर्फ आत्मिक रूप से संतुष्टि देता है, बल्कि समाज को भी एक नया संदेश मिल जाता है। जब हम अपने चारों तत्वों को एक साथ बुनते हैं, तो हमारी यात्रा और भी सार्थक हो उठती है। इकिगाई का अनुभव केवल निजी नहीं होता, बल्कि साझा करने से और भी प्रबल बनता है। ओकिनावा के बुजुर्ग नियमित मोराई कनाई सभाओं में इकिगाई पर चर्चा करते हैं।
और नए शौकीनों को मार्गदर्शन देते हैं। जब हम अपनी यात्रा के अनुभव दूसरों से बांटते हैं तो हमें अपने अंदर की गहराइयां भी समझ में आती है। साझा इकिगाई एक सामूहिक यात्रा बन जाती है जहां हर साथी हमें नई सीख देता है। अपनी इकिगाई को स्थिर बनाए रखने के लिए माइंडफुल प्रैक्टिस बहुत असरकारी है। इसका तरीका है हर रोज कुछ पल अपनी गतिविधियों पर पूरी तरह ध्यान देना, जैसे थाली पर रखा हर निवाला या कदमों की आवाज। इस प्रैक्टिस ने ओकिनावा के बुजुर्गों को सिखाया कि जब हम हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं तो जीवन स्वतः ही इकिगाई से भर जाता है। ये माइंडफुलनेस हमें रोजमर्रा की जिंदगी को भी अविस्मरणीय बना देती है। इकिगाई खोजते समय असफलताएं और उलझनें भी आती है, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं कि यही असफलताएं हमारी कच्ची डायमंड है। उन्होंने हमें बताया कि जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो वे उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ते हैं। वे उस अनुभव से मिलने वाली नई अंतर्दृष्टि को अपनाकर फिर से प्रयास करते हैं। यही जिजीविषा उन्हें निरंतरता का जज्बा देती है और इकिगाई को और भी मूल्यवान बनाती है। इकिगाई खोजने में धैर्य की भी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये एक सतत यात्रा है, न कि एक तेजी से पूरा होने वाला काम। ओकिनावा के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने दशकों में अपने इकिगाई के रंगरूप को समझा और इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को और अपनी कमजोरियों को भी बेहतर जाना। धैर्य ने उन्हें गिरने पर उठने की ताकत दी और हर चोट ने उन्हें और भी परिपक्व बनाया। यही परिपक्वता उनकी खुशी और उद्देश्य को गहरा करती है। जब आपका इकिगाई आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो आप हर दिन नई ऊर्जा से जगेंगे। ओकिनावा के बुजुर्ग रोज सुबह उठते ही अपने इकिगाई के चारों कोनों को एक साथ महसूस करते हैं। प्यार, कौशल, जरूरत और गुजर का संगम। इस संगम से एक नया प्रकाश उनके दिन में फूटता है और उन्हें एक नई प्रेरणा मिलती है। इससे उनका सारा दिन एक सकारात्मक धारा की तरह बहता है। भाग 3 में हमने जाना कि कैसे आत्मावलोकन, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और साझा प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने इकिगाई को ढूंढते हैं और उसे स्थिर करते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों को किस तरह जीवन के हर मोड़ पर लागू करें और इकिगाई को एक जीवन दर्शन में कैसे बदल दें ताकि हमारी यात्रा कभी रुक न सके। पार्ट 4, इकिगाई को जीवन दर्शन बनाना। जब हम अपने इकिगाई के 4 तत्वों को आत्मसात कर लेते हैं तब असली चुनौती होती है उन्हें हर रोज के हर निर्णय में प्रतिबिंबित करना। सुबह उठकर ठंडे पानी की एक बोतल खोलना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा धन है। इसी तरह कार्यस्थल पर छोटे छोटे ब्रेक लेना हमें तनाव रहित रखता है और हमारे अंदर छिपी क्रिएटिविटी को उजागर करता है। जब हम हर क्रिया को इकिगाई की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी जिंदगी एक अविराम प्रेरणा स्रोत बन जाती है। कार्यस्थल पर इकिगाई को उतारने का मतलब होता है अपने काम में वो प्यार जोड़ना जो हमें जीने का कारण देता है। यदि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसे सिर्फ कर्तव्य समझने के बजाय जाने कि आपका विश्लेषण किसका जीवन आसान करेगा। जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि हमारी मेहनत दूसरों के लिए मूल्यवान है तो हमारे शब्दों में आत्मीयता और गंभीरता झलकती है। इसी सोच से हम प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग और सेवा की भावना जगाते हैं। पारिवारिक जीवन में इकिगाई का ताना बाना मजबूत करने के लिए हमें रोजाना एक दूसरे की आंखों में मुस्कान पढ़नी होगी। भोजन की मेज पर केवल खाना खाने के बजाय हम अपनी भावनाएं बांट सकते हैं और एक दूसरे की उपलब्धियों का उत्सव मना सकते हैं। बच्चों के सवालों को सिर्फ जवाब देने की जगह हम उनकी जिज्ञासा को पोषित करते हैं, जिससे उनमें भी अपना इकिगाई खोजने का मन बने। इस तरह छोटे छोटे संवाद हमें अंतरंग रूप से जोड़ते हैं और घर को स्नेह से भर देते हैं। समुदाय में इकिगाई का प्रसार तब होता है जब हम अपने कौशल का उपयोग दूसरों की मदद में लगाएं। यदि आपको कढ़ाई करना आता है तो आप वार्ड में बुजुर्ग महिलाओं को सिखा सकते हैं। जब हम अपनी प्रतिभाओं को साझा करते हैं तो समुदाय में संतुलन और सहयोग की भावना पैदा होती है। ये सामूहिक इकिगाई का अनुभव हम सभी को जोड़ता है और एक सुरक्षित, प्रेरक माहौल बनाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इकिगाई को स्थायी बनाने के लिए हमें अपने पैशन को चार्टेबल या इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट से जोड़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी बागवानी की स्किल को फ्लावर इवेंट्स के आयोजन में बदल सकते हैं। इससे आपका इकिगाई न सिर्फ जीवंत रहता है बल्कि आप एक सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मिशन भी आगे बढ़ाते हैं।
जब हमारे जोश को आर्थिक संरचना मिल जाती है तो हम आत्मा से संतुष्ट और जिम्मेदारी से प्रेरित होते हैं। जब किसी परेशानी या धक्के का सामना हो तब इकिगाई हमें धैर्य और आशा से जोड़े रखता है। जीवन का कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता यदि हम अपने उद्देश्य को याद रखकर आगे बढ़ते रहें। ओकिनावा के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि तूफान की कठिनाइयां मेरे इकिगाई की लौ को और प्रबल करती है। इसी दृष्टिकोण से हम अपने डर को दोस्त बना लेते हैं और चुनौतियों में भी मुस्कुराहट खोज लेते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती में इकिगाई तब झलकती है जब हम हर गतिविधि को एक आनंदमय अनुभव मानकर करते हैं। योगा करते समय सिर्फ आसन नहीं बल्कि अपनी हर श्वास को महसूस करना चाहिए। खाना खाते समय केवल पोषण नहीं बल्कि स्वाद और ग्रेस का जश्न मनाना चाहिए। जब हम हर पल को इकिगाई की आंख से देखते हैं तो हमारे शरीर और मन दोनों को गहरी तृप्ति मिलती है। रचनात्मक कामों में इकिगाई लाने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज को नकारना छोड़ देना चाहिए। चाहे लेखन हो, पेंटिंग हो या व्लॉगिंग, हम जो भी करते हैं उसमें अपनी सत्यता और भावना डालें। दर्शक या पाठक उस ईमानदारी को महसूस करते हैं और हमारे काम को आत्मीयता से स्वीकारते हैं। यही सच्चा इकिगाई है जो बाहरी पुरस्कारों से परे हमारे भीतर की आवाज को ऊंचा उठाता है। प्रकृति के संपर्क में रहकर हम इकिगाई की ऊंची तरंगों को महसूस कर सकते हैं। जंगल में चहलकदमी करने से मन स्वचालित रूप से शांत होता है और विचारों की गहराई बढ़ जाती है। नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखने से जीवन के प्रवाह का एहसास होता है। जब हम प्रकृति को अपना गुरु मानकर सुनते हैं तो हमारी आत्मा भी अपनी दिशा पा लेती है। तकनीक और डिजिटल दुनिया में इकिगाई को बनाए रखने का मतलब है समय सीमा तय करना और डिस्कनेक्ट करना। आप हर शाम 1 घंटा सोशल मीडिया से दूर अपने 4 तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस समय में आप डायरी लिखें, मेडिटेशन करें या पुराने फोटो एल्बम देखें। जब हम स्क्रीन से दूरी बनाकर अंदर की दुनिया में लौटते हैं तो हमारा इकिगाई और स्पष्ट हो उठता है। नए शौक सीखना इकिगाई को ताजा बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। कई ओकिनावा के बुजुर्गों ने पेंटिंग, शतरंज या भाषाओं का अभ्यास जीवन के अंतिम क्षणों तक जारी रखा। उन्होंने बताया कि सीखने की उत्सुकता ही उनकी आत्मा को जवान रखती है। जब हम अपने आप को नए अनुभवों के लिए खोल देते हैं तो इकिगाई की ज्योति फिर से प्रज्वलित होती है। संकल्प और लक्ष्य निर्धारण में इकिगाई की शक्ति तब दिखती है जब हम छोटे छोटे माइलस्टोन बनाकर चलें। एक बड़ा लक्ष्य हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम हमें निरंतर प्रगति का आत्मविश्वास देते हैं। मिसेस किमुरा ने हर महीने एक नया रचनात्मक प्रोजेक्ट करके अपने इकिगाई को और पोषित किया। इस तरह का लक्ष्य निर्धारण हमें निराशा से बचाता है और उत्साह बनाए रखता है। आत्म देखभाल और आत्म प्रेम इकिगाई के बेजोड़ आधार है। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जैसे कोई प्रिय मित्र रखता है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तो असफलताओं में भी हम खुद को नहीं छोड़ते। यही आत्म प्रेम हमें हर दिन नई शुरुआत की ताकत देता है। कलाकारों की तरह हम भी अपनी जिंदगी को एक कैनवास मान सकते हैं जहां हर दिन हम नए रंग भरते हैं। अपने रोजमर्रा के कार्यों में रचनात्मकता जोड़कर हम जीवन को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। चाहे कपड़े पहनना हो या चाय बनाना, आप उसमें अपना स्टाइल और आत्मा दोनों घोल सकते हैं। ये लघु रूप में रचनात्मक इकिगाई लाने का तरीका है। परिवर्तन की लहरों में भी इकिगाई का रहस्य ये है कि हम स्थिर केंद्र बने रहें। जब जॉब बदलती है या रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है तब भी अपने 4 तत्वों का स्मरण रखें। इस स्मरण से हमें अपनी दिशा नहीं खोनी पड़ती और हम नई परिस्थितियों में भी संतुलित रह पाते हैं। यही स्थिरता हमें जीवन की अनिश्चितताओं से उबारती है। धैर्य और लचीलापन का मेल इकिगाई की आत्मा है। जैसे ओकिनावा के बुजुर्गों ने कठिन मौसम की मार झेली, वैसे ही हम भी जीवन की बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं। ये क्षमता हमें हर तूफान में मुस्कुराते हुए जीने की सीख देती है। जब हम धैर्य और लचीलापन के साथ आगे बढ़ते हैं तब हमारा इकिगाई अडिग रहता है। सर्जनात्मक समुदाय में जुड़कर हम इकिगाई की ऊर्जा को विस्तृत कर सकते हैं। लोक कलाकारों के समूह, बागवानी क्लब या पुस्तक मंडलियां हमें समान रुचियों के साथ जोड़ती है। जब हम साझा उद्देश्यों के लिए मिलते हैं तो प्रेरणा और समर्थन का एक महासागर हमारे चारों ओर बनता है। ये सामूहिक इकिगाई हमारी व्यक्तिगत यात्रा को भी ऊंचा उठाता है।
आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया में समय समय पर अपडेट देना जरूरी होता है। हर साल एक बार आप अपने 4 तत्वों का पुनर्मूल्यांकन करें और देखें कि क्या कुछ बदलना चाहिए। जैसे जैसे हमारे अनुभव और जिम्मेदारियां बदलती हैं, वैसे वैसे हमारा इकिगाई भी विकसित होता है। ये लचीला दृष्टिकोण हमें समय के साथ संलग्न रखता है। जश्न और उत्सव में इकिगाई का जश्न मनाने से हमें घर परिवार और समुदाय की चारों ओर बंधाव का एहसास होता है। ओकिनावा के त्योहारों में रंग, संगीत और स्वाद का तूफान इकिगाई की गूंज सुनाता है। हम भी अपने छोटे आयोजनों में उन मूल्यों को जगाकर जीवन को उत्सव बना सकते हैं। जब हम हर उपलब्धि का जश्न मनाते हैं तो इकिगाई का संगीत चारों ओर गूंज उठता है। अंततः इकिगाई वो प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता रहता है। जब जीवन की लहरें तेज हों, तब भी हमारा उद्देश्य हमें स्थिर रखता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने दशकों तक अपने इकिगाई के प्रकाश को संजोए रखा और यही चमक उन्हें हर सुबह उठने की वजह देती है। हम भी इस प्रकाश को अपने अंदर रखकर जीवन को एक अविराम यात्रा बना सकते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम हार्ट बूम में महसूस कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिदिन हल्की कसरत से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा मिलता है, जो जीवन को लंबा और समर्थ बनाता है। तीसरा, सामाजिक बंधन मुई काई की तरह हमारे आत्मिक संतुलन को मजबूत करते हैं और कठिनाइयों में सहारा बनते हैं। चौथा, फ्लोज की अवस्था हमें तनाव मुक्त रखती है और रचनात्मकता को जगाती है, जिससे हमारा काम और जीवन दोनों अर्थपूर्ण बनते हैं। पांचवा, निरंतर आत्म प्रतिबिंब और एक्सपेरिमेंट से हम अपने इकिगाई को विकसित कर सकते हैं और जीवन को एक सतत प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। जब हम इकिगाई की इस अनंत यात्रा का समापन करते हैं तो एक बात हमारे दिल में गूंजती रहती है कि असली खुशी और संतोष हमारे भीतर के 4 स्तंभों प्यार, कौशल, जरूरत और गुजरबसर के संतुलन में छुपा है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि बड़े सपनों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में ही जीवन का सार मिलता है। अगर हम हर सुबह हार्ट बूम से शुरू करें, हल्की कसरत करें, अपने समुदाय से जुड़े और आत्म प्रतिबिंब को अपनी दिनचर्या बनाएं, तो हमारा हर दिन इकिगाई के प्रकाश से रोशन हो जाएगा। यही कोर इंसाइट हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक सतत यात्रा है, जिसे हम आत्मा के संगीत से बांधकर जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी कि हम आपके लिए और गहरे प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना इकिगाई खोजते रहें और हर पल में खुशी जीते